सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हिमालय की बेटियां पृष्ठ संख्या 13 से आरंभ करेंगे। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि जो लोग नदियों को अब तक समतल जमीन पर या मैदानी जगह पर देखते आए हैं, उनके मन में शायद ही यह बात आएगा कि यह नदियाँ हिमालय की गोद में एकदम बच्चियों के जैसे खेलती है, अर्थात वहाँ से होकर गुजरती है, एकदम चंचल नजर आती है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने पिता के गोद में नंग धड़ंग या बिना कपड़ों के खेलता रहता है, उसे यह भी नहीं पता होता है कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं है, वो तो बस अपने खेल का आनंद लेते रहता है। ठीक वैसे ही ये नदियाँ अपने बूढ़े पिता के गोद में खेलती हुई नजर आ रही है, और यह दृश्य भले ही वहाँ के स्थानीय पहाड़ी लोगों के लिए आकर्षण का बात न हो, किंतु लेखक के लिए यह बहुत ही लुभावना है, बहुत ही आकर्षित जान पड़ता है, और इसी कारण उसे जरा भी झिझक नहीं हो रहा है, हिचकिचाहट नहीं हो रही है ये कहने में कि समुद्र हिमालय का दामाद है और हिमालय समुद्र का ससुर। अगला अनुच्छेद। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वैसी नतीजे पर पहुंचेगा। यहाँ लेखक महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का जिक्र कर रहे हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार मेघदूत में यक्ष ने मेघों को एक दूत बनाकर, अर्थात एक संदेश वाहक बनाकर भेजा था अपने प्रेयसी अर्थात अपनी पत्नी तक का संदेश पहुंचाने के लिए, ठीक वैसे ही ये नदियाँ भी उसी स्थिति में नजर आ रही है। यहाँ मेघदूत के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देना उचित समझता हूँ। मेघदूत में कालिदास ने लिखा है कि एक बार कुबेर ने यक्ष को उनको अपने राज्य से निकाल दिया था और वे एक जंगल में जाकर रहने लगे थे। उसी दौरान वह बिल्कुल अकेले रहते थे, और जब उनको अपनी पत्नी की याद आती है तो उनके पास कोई नहीं रहता जो उनका संदेश उनकी पत्नी तक पहुंचाए। इसी कारण उन्होंने मेघ को अर्थात बादलों को ही अपना दूत बनाकर अपना संदेश उनके द्वारा भेजने का प्रयास किया था। यहाँ लिखा है, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रेम का प्रतिदान का अर्थ है प्रेम के बदले प्रेम लेना देना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य खुश होगी। प्रेयसी का यहाँ पर अर्थ है प्रेमिका। लेखक को अचानक से इन शब्दों का, इन वाक्य का, इस रचना का याद आ जाता है, और वे सोचने लगते हैं कि उस जमाने में भी महाकवि कालिदास को सचेत करने वाला नाटक पसंद था। यहाँ लेखक ये भी कहना चाहते हैं कि दरअसल जो कोई व्यक्ति नदियों को अलग अलग स्थानों पर देखेगा, अर्थात पहाड़ी इलाकों में या समतल जमीन पर, वह दोनों को जब अलग अलग या जुदा जुदा रूप में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि नदियाँ जब पहाड़ी इलाकों में होती है तो बिल्कुल चंचल नजर आती है, और वही जब मैदानी जगह पर आती है तो बिल्कुल शांत और गंभीर नजर आती है। अगला अनुच्छेद। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है।
किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोड़ी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। यहाँ लेखक ने काका कालेलकर के बारे में जिक्र किया और कहते हैं कि वे नदियों को लोक माता कहते थे। लोक माता अर्थात संसार की माता, क्योंकि नदियों का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनकी पानी से हम खेतों की सिंचाई भी करते हैं, जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। और बदले में हम क्या करते हैं, नदियों को दूषित करते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के सारे बदमाशियों को, शैतानियों को नज़रअंदाज करती रहती है, ठीक उसी प्रकार नदियाँ भी हमारे लिए करती है। किंतु माता बनने से पहले अगर हम इन्हीं नदियों को अगर बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है, क्या परेशानी है। और थोड़ा अगर इसमें हम प्रेयसी की भावना अर्थात प्रेमिका की भावना जगा दे तो कैसा रहेगा। लेखक यह भी कह रहा है कि ममता का एक और धागा होता है जो हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और वो धागा है बहन का। कहने का अर्थ यही है कि जरूरी नहीं है कि हम नदियों को माता ही कहें, उनको हम बहन या प्रेयसी का भी संज्ञा दे सकते हैं और बेटियों का भी दर्जा दे सकते हैं। लेखक को भी एक दिन यह भावना हुई कि क्यों ना नदियों को मैं एक बहन का नाम दूं, और वह तिब्बत की एक घटना का जिक्र कर रहा है और कहता है कि उसका मन उदास था, तबीयत उसका ठीक नहीं था और सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर पानी में लटका दिया। थोड़ी देर बाद पानी की जो प्रवाह या गतिशील जो धारा है, बहती हुई धारा है, उसने लेखक के तन और मन दोनों पर असर डाला और वह गुनगुनाने लगा। वह सतलज को बहन की संज्ञा दे रहा और उसका जय जयकार कर रहा है और कह रहा है कि उसकी लीला बहुत ही अचरज है, बहुत ही अनोखी है। उसकी बहती हुई धारा को देखकर उसका मन बहुत खुश हो जा रहा है और अपने आप को उस बहती हुई धारा पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया। लेखक ये भी कह रहा है कि सतलज बहन तुम बेटी हो और यह बाप तुम्हारा हिमालय है। वह तुम्हारे लिए चिंतित भी है और चुप भी है। प्रकृति के जितने भी कलाकार हैं उसमें हिमालय का एक अनूठा और अद्भुत छाप है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, बहन सतलज तुम्हारी जय जयकार हो। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा का समापन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने समझाया वह सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।